सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, ईद का दिन है। इस ईद पर कई आंखें अश्कबार हैं। ये साल 2020, अगर मैं पूरे साल की बात करूं 2020 की, तो पूरी दुनिया के लिए अजीब सा साबित हुआ है। किसी एक मुल्क की हम बात नहीं कर सकते, पूरी दुनिया के लिए अजीब सा साबित हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की लपेट में। लोगों में डर है, लोगों में खौफ है, एक बेचैनी की कैफियत है। लाखों हलाकतें हो चुकी हैं, लाखों ही मरीज़ हैं। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में कोरोना के 50,000 मरीज़ हो चुके हैं। कारोबार भी मुतासर हुआ, बेरोज़गारी में भी इजाफा हुआ। अभी आवाम इन्हीं मसाइल से दो चार थी कि कराची में एक अफसोसनाक सानहा पेश आ गया, जिसमें 90 से ज़ायद ख़ानदानों के घरानों में सफ़े मातम बिछ गए। लाहौर से कराची आने वाला तैयारा हादसे का शिकार हो गया और उसमें सवार 2 अफराद के अलावा तमाम लोग जाम बहक हो गए। और वो जो 2 लोग बचे वो भी यकीनी तौर पे एक मौजज़ा है, उसी को शायद मौजज़ा कहते हैं, यकीनन मौजज़ा है। ये ईद कई एतबार से मैं कह सकती हूँ कि मुख्तलिफ है, लेकिन ईद है और ईद पर हमने भी कुछ मुख्तलिफ करने के इरादे से अपने प्रोग्राम में दावत दी है कुछ मेहमानों को। सबसे पहले जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा कहूँ तो गलत नहीं होगा। माजी के जितने भी बहुत खूबसूरत फेसेस हमने देखे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, उनमें इनका शुमार होता है। निशो साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। निशो साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ईद मुबारक। सबसे पहले यहीं से शुरू करूँगी निशो साहिबा कि इस टाइम पे कोरोना का मसला आपके सामने है और ये जो तैयारे का हादसा हुआ वो भी आपको पता है, फिर ये ईद जो है यकीनी तौर पे बहुत मुख्तलिफ भी है और हम इस ईद को उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे जिस तरह हमारे यहाँ पहले ईद का एक कॉन्सेप्ट होता था। आप यकीन जाने, मेरा ये एक पुराना जोड़ा था, उसका मैंने दुपट्टा लिया हुआ है और मतलब एक लॉन के जोड़े के ऊपर मैं दुपट्टा लेकर जूड़ा बनाकर आ गई। मेरा तैयार होने को भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन बहरहाल ईद है, हमें ईद के त्यौहार को समझना भी है। लेकिन इस ईद को आप किस तरह मुख्तलिफ देखती हैं? ईद एक खुशी का त्यौहार है और हमारा रिलीजियस त्यौहार भी है। बहरहाल नमाज़ पढ़ना और जो मुक़द्दस फ़राइज़ हैं उसकी अदायगी करना, और लेकिन ईद एक तोहफ़ा है रोज़ेदारों के लिए अल्लाह मियाँ की तरफ से, जिससे खुशी मनाते हैं और सब लोग खुश होते हैं, मिलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो एक ग्लोबली एक पेंडेमिक है कोरोना वायरस का, उसने पूरी दुनिया को, क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और हर कोई इतना ज़्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और हमारी गवर्नमेंट भी इसके लिए जितनी जद्दोजहद कर रही है कि इसकी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको फॉलो किया जाए। आवाम को भी चाहिए कि उसके साथ उसको फॉलो करके अपनी हुकूमत के साथ इस पेंडेमिक के साथ कोऑपरेट करें और इसमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़ास तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। बाहर भी जाएं तो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपना लाइफस्टाइल उस तरह रखें, क्योंकि अभी अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ पता नहीं कब ये कोरोना ख़त्म होगा, कब हम लोग नॉर्मल लाइफ की तरफ रवा दवा होंगे। अभी बहरहाल एक डिस्क्रिपेंसी है, हमें इसके साथ चलना है और हम इसके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। ईद की खुशियाँ पहले भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि कुछ ऐसी दुखती हुई हमारी रगें हैं, जैसे कश्मीर का इशू है और इसके अलावा जो ऐसे हादसात होते हैं ईद के करीब, जैसे ये एयर क्रैश हुआ है और पेंडेमिक जो है कोरोना, ये तो एक चल ही रहा है इशू। कितनी अमवात हुई हैं, कितनी मोर्टेलिटी रेट हर जगह तबाह कुन है। इंसान का जो नर्वस सिस्टम है वो शटर होके रह जाता है जितनी अमवात का सुना जाता है, जितने लोग बीमार हैं। हमारे मुल्क में जितनी अच्छी पर्सनैलिटी, जितने अच्छे लोग इस वबा का शिकार हुए हैं, ख़ास तौर पे मैं अपने जो फ्रंट लाइन पे सोल्जर्स हमारे काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, हमारे मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो जिस तरह वो तंदही से काम कर रहे हैं, उनको मैं सल्यूट करती हूँ। क्योंकि
इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि गोला बारूद चल रहा है, ये तूफ़ानी जंग हो रही है, बेपनाह किस्म के आप गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। उसमें जाके जो लोग, जो सिपाही खड़े हैं, ये डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी नर्सेज, ये जो तमाम काम कर रहे हैं, ये उस चीज़ से उस सिपाहियों की मानिंद जंग है जो ये लोग लड़ रहे हैं फ्रंट लाइन पे। इनको सल्यूट करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कोरोना पेंडेमिक के चूँकि थोड़ा बहुत लिखती भी हूँ, फ़िज़ा माशाल्लाह जितना अच्छा बोलती हैं आप, जितना ब्लंटली बोलती हैं, जितना मौसर अंदाज से बोलती हैं, मैं यकीन करें कि मैं आपकी दिल से फ़ैन हूँ। और मैं सारे प्रोग्राम रोक के आपका प्रोग्राम अगर नज़र आ जाए, बाकायदा मैं सुनती हूँ, देखती हूँ और मैं कहती हूँ क्या अंदाज़े बयां है। तो अंदाज़े बयां से मुझे याद आया कि मैंने इस पे एक नज़्म सी लिखी है, चंद अशार हैं आपकी समातों की नज़र वो आप सुनाइए, से रिलेटेड है। कोरोना की एहतियात करो ना, कोरोना की एहतियात करो ना, दूर दूर से बात करो ना। जी ये नज़्म है, ये चंद अशार हैं कोरोना के हवाले से। कोरोना की एहतियात करो ना, दूर दूर से बात करो ना, टच नहीं इन टच है रहना, फासले से मुलाकात करो ना। हाथ धोकर ये पीछे पड़ गया, जी हाथ धोकर ये पीछे पड़ गया, धोकर ये पीछे पड़ गया, से धो दो हाथ करो ना, अपने रब से माफ़ी मांगो, सदकाओ खैरात करो ना, कोरोना की एहतियात करो ना, दूर दूर से बात करो। जी जी वाह, हेलो, वाह, बहुत खूब। ये आपने खुद लिखी है निशो में? जी फिजा, ये आपने खुद लिखी है नज़म? जी आप, जी जी बिल्कुल, मैं जी मैं आपको सुन पा रही हूँ मैं। अच्छा, ये मुझे ये नहीं पता था कि आपको लिखने का भी शौक है। अच्छा हमारी, अच्छा निशा साहिबा, ये जो हमारी माजी की जो अदाकाराएं थी जितनी भी, जी जी ठीक, हमारे जितनी भी माजी की अदाकाराएं थी आपके साथ जब आपने शुरू किया था, ज़रा तब की यादें थोड़ी शेयर कीजिएगा। बड़ा मुझे शौक था मैं पूछूं आपसे। बहुत से नाजरीन, अभी भी बहुत से लोग ही कहते हैं, मतलब हर ज़माने के एक नए ट्रेंड होते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कंपैरिजन बनेगा कि अब लोग कैसे हैं, तब कैसे थे, या तब हमारी एक्ट्रेसेस कैसी थी, अब कैसी हैं। किसी को वो ज़माना बहुत पसंद था, किसी को ये ज़माना बहुत पसंद है। मुझे तो आप लोगों के हेयर स्टाइल्स बड़े पसंद थे, बड़े प्यारी सी वो बैक कॉमिंग होती थी, एक डिफरेंट सा हेयर स्टाइल होता था, और हीरोइंस बड़ी खूबसूरत लगती थी, बड़ा अच्छा कैरी करती थी। अगर आप थोड़ा कंपैरिजन करना चाहेंगे उस टाइम में और इस टाइम में, जितनी भी अदाकारा हैं, आप लोगों का जो अंदाज होता था स्क्रिप्ट को पढ़ने का, परफॉर्म करने का, कोई डिफरेंस है? क्योंकि स्क्रीन पे डिफरेंस तो नजर आता है, वो डिफरेंस क्या है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? एज एन एक्ट्रेस बेहतरीन डिफाइन कर सकती, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं ये कहूँगी कि एक ट्रेंड जो होता है ना, हर वक्त का, हर दौर का अपना एक तकाजा होता है। फैशन आर्टिस्ट उस चीज़ के मुतकाजी होते हैं कि जो उस दौर में एक चीज़ चल रही है, जो ट्रेंड है, उसके हिसाब से उसी तरह हेयर स्टाइल, कभी इधर मांग है, कभी सेंटर में मांग है, कभी बेल बॉटम है, कभी वो दूसरे आजकल जो दूसरी पैंट्स आ रही हैं, ये डिफरेंट किस्म के, लेकिन ऑलमोस्ट 19-20 के फ़र्क से चीज़ वही है। इसी तरह मेकअप में, इसी तरह काम करने के अंदाज में। अब के जो टीवी मीडियम है उस पे ज़रा बहुत ज़्यादा नेचुरल और स्लो होता है, और जो टीवी फिल्म मीडियम था उसमें थोड़ा फास्ट कट टू कट, और हमें एक बड़ी लिमिटेड से और बड़ा कम्पैक्ट करके क्लोज़अप लेने हैं, और हमें होता था ये क्लोज़ है, ये गाना पिक्चराइज कर रहे हैं, ये हम ड्रामेटिक सीन कर रहे हैं, ट्रेजेडी सीन कर रहे हैं, मतलब इस तरह का डिफरेंट किस्म का उस वक्त भी ऐसा ही माहौल था। और उसमें जो एक बड़ी पर्टिकुलर बात थी कि उस दौर में मोबाइल, ज़्यादा अरसा मैंने जो काम किया है उसमें मोबाइल नहीं होता था। तमाम तर कंसंट्रेशन अपनी काम पे हम मरकूज़ करते थे, और हमें नहीं पता था कि काम के अलावा भी, जब हम सेट पे आ गए हैं, जब हम काम करने लग गए हैं, इसके अलावा भी कोई दुनिया में काम होता है। तो ये हमारा सेकंड होम होता था, और हम यहीं आके ऐसे फील करते थे कि हाँ, हम अपने सेकंड होम में हैं। और जो हमारी मेरी कोलीग्स थी, जैसे बाबरा, थोड़े अरसे बाद अंजुमन आ गई, और उसके बाद संगीता थी मेरी कोलीग, बाबरा मेरी कोलीग थी,
और इस दौर में हम लोग एक दूसरे बड़े से नाम है बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री फ्रेंडली रहते थे, लेकिन एक लिमिटेड से हमारे ताल्लुकात होते थे और बड़ा कम बोलती थी उस दौर की हीरोइंस। जैसे शबनम साहिबा थी, रानी थी और बाकी दूसरी दीपा, ज़ेबा भाभी, ये हम लोगों से काफ़ी सीनियर थी। हमारी ये लॉट, हमारा जो एरा था इन लोगों के साथ था, बाबरा शरीफ और ये। और आपने जितने भी नाम लिए, मैं किस नाम की तारीफ करूं, कहां से शुरू करूं, सारे ही बहुत बड़े और बहुत प्यारे नाम। मतलब प्यार से बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी हमारी, बड़ी मोहब्बत से काम करते थे। और वो दौर जी बिल्कुल अनडाउटेडली, और बहुत अच्छा फिज़ा ऐसा महसूस होता था कि बड़ी एक खूबसूरत हंसता बसता एक फैंटेसी वर्ल्ड थी जो हम अपनी खो चुके हैं। अब ऐसा ख्वाब, वो बाबा बुले शाह का ये कलाम है ना, मेरा ख्याल, हाँ, सुफने दे विच माही मिलिया, गल विच पाइयां बाइयां, डरती मारी अख ना खोला, किते फेर विछड़ ना जावा। तो इस तरह का ख्वाब जो टूटता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, भयानक ख्वाब टूटते हैं, इंसान कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाब था। और जो हमारे ख्वाब टूटे हैं वो हमारी आँखों में ही साकत होके रह गए हैं, वो हमारी आँखों में जम के रह गए हैं। निशा साहिबा सॉरी, मैं आपकी बात को काट रही हूँ, मैं आपको सुनना चाह रही हूँ, कि तो पे नाजरीन भी सुनना चाह रहे हैं, इसलिए मैं आपकी बात को काटना नहीं चाह रही। ये जो आप कह रही हैं कि वो ख्वाब जो खो गए, टूट गए, और जो आपने कहा वो चीज़ खो गई, वो कैसे, ज़रा प्लीज़ समझाइएगा। यानी अब वो चीज़ें नहीं रही, आपको लगता है जो आप लोगों का पहले फ्रेंडली माहौल था, तमाम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे, मोबाइल फ़ोन वाली बात आपने बहुत अच्छी की, मोबाइल जो है ना कंसंट्रेशन अब बाकी लूज करते हैं, वो अब वो दौर क्यों नहीं है? अब वो इस तरह दोस्तियाँ नहीं है हीरोइंस की आपस में, अब वो जेलसी फैक्टर आ गया, मुकाबलेबाजी बहुत ज़्यादा आ गई है। एग्जैक्टली, मैं नहीं, मुकाबलेबाजी तो हर दौर में रही है। देखिए, अगर कंपटीशन ना हो, आपके मतलब कोई अगेंस्ट आप कंपटीटर ना हो, तो आप आगे बढ़ने की ये चीज़ मोटिवेट करती है, आपको आगे ले जाने में मोटिवेट करती है कि उसने ऐसा किया, ये परफॉर्मेंस किया, वो अप्रिशिएट हुआ, तो मैं इससे बेहतर करूँगी। ये एक जबलत में चीज़ सेकंड नेचर बन जाती है, ख़ास तौर पे फ़नकारों की। अब देखिए, जो आप मेरी बात सुने, आप बोलती हैं, बहुत सारी जो न्यू कमर्स होंगी वो फ़िज़ा को अपना आइडियल बनाएंगी, उनसे इंस्पिरेशन लेंगी। इट इज़ लाइक दैट कि मुझे भी बहुत सारी मेरी आर्टिस्ट, शबनम थी, नीलो भाभी थी, इन लोगों को मैं आइडलाइज करती थी। उस दौर की मैडम फिरदौस बहुत अच्छी हमारी आर्टिस्ट। सबसे ज़्यादा आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? सबसे ज़्यादा किससे इंस्पायर थी? ऐसी हीर तो दूसरे ममालिक को भी नसीब नहीं हुई। तो हमारे जो इस चमन के पौधे थे, मैं नीलो बेगम से और मैडम शबनम से बहुत इंस्पायर थी, मेरी सीनियर थी, और लोग कहते थे मेरी रिजेम्बलेंस रानी से है। फिर साहिबा को लोग कहते रहे हैं कि ये तो रानी की बेटी लगती है, रानी मैडम से। मैं तो एहतराम से उनका नाम लूँगी कि उनसे रिजेम्बलेंस है। तो ये एक जो किसी से इंस्पायर होता है उसका टच ज़रूर आता है। मेरे फेस, मेरे एक्सप्रेशंस में मैडम नीलो का टच ज़रूर आता रहा है, क्योंकि मैं बचपन से उनको बहुत, स्कूल टाइम से भी छोटी थी उस वक्त से मैं उनको देखती थी और उन्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। तो फिर इंसान जैसे जैसे यूज़ टू होता है, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस में जिससे इंस्पायर होता है उसका रंग उतर के उसका अपना रंग भी चढ़ना शुरू हो जाता है, उसका अपना एक्सप्रेशन। क्योंकि आप उस शख्स को देखते हैं, इतना ऑब्जर्व इतना करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस में उसका रंग नजर आना शुरू हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज के साथ, या जो वो काम करता है। फिर क्रिएटिविटी है ना, लेकिन जी जी एग्जैक्टली। तो बस फिज़ा, वो ये ज़रूर कहूँगी कि काफ़ी अरसा फिल्म इंडस्ट्री में गुजारा है, और हम लोग ईदें भी इकट्ठी मनाते थे, ईद शोज़ भी मैंने बहुत किए हैं। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि हमारी जो मेरी कोलीग हैं, मेरे इराक़ी ख़वातीन हैं, उन सब में ज़्यादा टीवी पे जो इंटरव्यू और चैनल्स पे अपीयरेंस मेरा ख्याल है मेरी बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि आपने मेरे ख्याल से होस्टिंग भी की काफ़ी अरसा, आप प्रोग्राम भी करती रहीं एज अ होस्ट, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एज ए होस्ट आई लव होस्टिंग, मुझे इतना अच्छा लगता है ना होस्टिंग करना। तो मैं एज ए गेस्ट भी बहुत आई हूँ ना, सबसे ज़्यादा मैंने चैनल्स पे अपीयरेंस दी एज ए गेस्ट भी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो कुछ अदाकार होते हैं या माजी के अदाकार होते हैं, खासतौर पे माजी के जितने भी मतलब सिंगर्स कह लें आप, जितने भी टैलेंटेड लोगों की बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं उनके साथ, लोगों के बड़े इमोशंस उनके साथ जुड़े हुए हैं। निशो साहब, आपको क्या लगता है कि उन लोगों की, वाकई आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेस किया कि आपके पेरेंट्स होनी चाहिए, आपको टीवी पे आते रहना चाहिए, ताकि वो जो आपके चाहने वाले हैं, आपके फैंस हैं, अगर आपने काम रोक भी दिया, लेकिन जितना काम आपने किया, जितना आपने परफॉर्म किया, वो तो उनके दिलों में बस गया हमेशा के लिए, वो तो आपके हमेशा फ़ैन रहेंगे। मैं बड़ी ये सरप्राइजिंग बात है और आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे अभी भी हर एज ग्रुप के लोग हैं, यंगस्टर्स भी हैं, जो हमारे एज ग्रुप के सीनियर्स भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, मिडिल एज भी हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो मैं फिर अपने यूट्यूब वगैरह दूसरे चैनल्स पे देखती हूँ अपने प्रोग्राम्स के, मैंने ऐसा क्या किया है, तो मेरा ख्याल है मैं ठीक ही लगती थी स्क्रीन पे। आप बहुत अच्छी लगती थी, बल्कि अभी तक लगती हैं। ठीक ही क्यों, बहुत अच्छी। अच्छा, ये बताइएगा आपको आपके सबसे पसंदीदा एक्टर कौन थे जिनके साथ आप एक्टिंग करके आपको लगता था कि अच्छा इनके साथ अगर मैं फिल्म करूंगी तो मैं बड़ी कंफर्टेबल, क्योंकि कंपैटिबिलिटी बड़ा मैटर करती है। को स्टार की मैं बात करना चाह रही हूँ, को एक्टर। कंपैटिबिलिटी ऑफ कोर्स मैटर करती है, आपस में जो अच्छी केमिस्ट्री हो वो काम करने में बड़े हेल्पफुल साबित होती है। तो मुझे अली भाई, मुझे मतलब ऐसे जैसे बहुत छोटी बच्चियां जो आइडलाइज करती हैं किसी को, तो मुझे अली भाई की 1-2 फिल्में देखी थी तो वो मैं उनको वो पसंद करती थी। लेकिन वो जब मैं उनके साथ एज ए हीरोइन आई, मोहम्मद अली की बात कर रही हूं, करते थे। और इसके अलावा फिर जब हम आगे काम करते चले गए तो उसमें बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने वाकई मेरे फादर का, ये बड़े भाई का रोल किया है, मोहम्मद अली साहब। और उसके बाद वहीद मुराद, नदीम के साथ मैंने खुद ज़्यादा काम किया है, शाहिद के साथ किया, गुलाम मोहिउद्दीन के साथ किया, ये लोग मेरे हीरोज़ थे। औरंगज़ेब मेरे हीरो थे, और काफ़ी वहाँ उस वक्त उस दौर के नए हीरोज़ भी मेरे साथ आते रहे हैं। वहीद मुराद बहुत अच्छे। अच्छा, ऐसी कोई हीरोइन निशो साहिबा जरा बताइएगा कि अच्छा कहते हैं बड़ा मुश्किल होता है औरत हो के किसी औरत की तारीफ करना। वैसे अल्लाह का शुक्र है मैं दूसरों की तारीफ कर जाती हूँ, अच्छा ये बहुत प्यारी है, और मुझे लगता है कि किसी की तारीफ करने से आपकी खूबसूरती कम नहीं होती, शायद उसमें इजाफा हो जाता है। तो हमारे यहाँ जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री का एक मैं ये नहीं कहूँगी कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है, या आप बेहतर बता सकती हैं, लेकिन एक इमेज ये बना हुआ है कि अच्छा अदाकारा एक दूसरे से हसद करती हैं, जो कि बड़ा गलत इमेज है। इसको अदाकारों ने, एक्ट्रेसेस ने ही तोड़ना है। प्रैक्टिकली कुछ इस तरह की आप इस तरह की गुफ्तगू कर सकते हैं, आप ऐसा मैसेज दे सकते हैं, ऐसा पैगाम दे सकते हैं कि पता चले कि ऐसा नहीं है, ये बस एक इम्प्रेशन या एक इमेज गलत बन चुका है। तो आपको क्या लगता है कि कभी आपको ऐसी कोई हीरोइन जिसको देख के आपको लगा हो कि मैं जेलसी की बात नहीं करूँगी, आपको लगा हो कि यार ये मुझसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, काश मैं ऐसी होती, कोई ऐसी अदाकारा जिससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो खूबसूरती को लेके? नहीं, कभी मैंने दूसरे के बारे में सोचा नहीं, और ख़ूबसूरती से मैं कभी नहीं घबराई, और परफॉर्मेंस से मैं हमेशा कॉन्शियस रही हूँ। बहुत प्यारी बात। मेरी परफॉर्मेंस जो है ना उसमें कोई फ्लॉ ना रह जाए, क्योंकि मैंने ऐसी टीम के साथ और ऐसे आर्टिस्टों के साथ, जैसे अली भाई थे, मोहम्मद अली साहब, नदीम, ये उस वक्त के ये टॉप क्लास लोग थे। और जब कहते हैं ना गुरबारा कुश्तन रोज़े अव्वल, ये एक मिसाल है ना कि बिल्ली को पहले दिन ही मार दो। जब मेरे खौफ की बिल्ली नदीम, मोहम्मद अली, इन लोगों के सामने काम किया तो वो गुरबारा कुश्तन वाली बात जो है वो मिस्दाक हो गई। अच्छा निशो साहब, ज़रा ये भी बताइएगा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये बात करना चाहूँगी, ज़रा बताइएगा कि जो बहुत सी ऐसी खबरें आती हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, अच्छा नहीं लगता, जो ना हो उसके बारे में क्या बात करें, लेकिन कुछ हीरोइंस के बारे में बड़ी ये चीज़ें छपती रहीं जो आपके बाद आई, आपसे जूनियर हो सकती हैं, लेकिन अभी मतलब
जूनियर तो नहीं, सीनियर ही होंगी, लेकिन आपसे जूनियर होंगी, अब जो लोग हैं उनसे सीनियर होंगी। इस तरह के कुछ अदाकारों के बारे में कि ये इसकी उससे लड़ाई है, इसका उससे झगड़ा है, इसको फिल्म से निकलवा दिया, प्रोड्यूसर को कह के, डायरेक्टर को कह के बड़ी वो लॉबिंग करना, पॉलिटिक्स जिस तरह होता है कि पॉलिटिक्स होना, फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़ी पॉलिटिक्स होती है और जेलसी इस हद तक पहुँच जाती है कि आप एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं कि इसका रोल ही यहाँ से ख़त्म हो जाए और किसी तरह इसको साइन किया तो मुझे कर लिया जाए। इस पर ज़रा आज क्लियरली ज़रा बताइएगा, जो लोगों के ज़हनों में सवाल गर्दिश करते रहते हैं, ये सिर्फ रूमर्स होती हैं या हकीकत में अपनी बातें होती हैं जो बाहर आती हैं? वैसे तो पहले ये था कि एक बात मैं मज़ेदार फ़िक्रा करूँगी, क्योंकि मुझे फ़िक्रों का ना एक चस्का है, फ़िक्रों को इंजॉय करती हूँ कि ये मैं कहने वाली थी, बहुत अच्छे आप फिक्रे बोल रही नहीं होती थी और एक्टिंग में सियासत नहीं होती थी। अब ये दोनों चीज़ें होती हैं। क्या बात है, क्या बात है, यानी सियासत में तो अब ये है कि और एक्टिंग में सियासत पहले भी चलती थी। ये आपने समंदर को कूदे में बंद कर दिया निशो साहिबा। तो अब थोड़ा बड़ा वॉयलेंस है हर जगह। जी मैंने कहा आपने तो समंदर को कूदे में बंद कर दिया कि सियासत में एक्टिंग और एक्टिंग में बोलना तो बड़े दिल गुर्दे का काम है। तो मैं बड़ी ये बड़ा ऐसे ना कहें, आप मेरी सीनियर है, मैं आपका बड़ा रिगार्ड करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि आप मेरी तारीफ कर रही हैं और आपने कहा मैं आपकी फैन हूँ, क्योंकि मैं आपकी फैन हूँ। नहीं आप मुझसे बढ़िया, मेरे तुम कह सकते हो, तुम में बड़ी मैं कहती हूँ अपनायत होती है। बल्कि आपको मैं भी जरा मजे की बात बता देती हूँ, मैं किसी से नाराज होती हूँ तो मैं उसको तुम की बजाय आप कहना शुरू कर देती हूँ। जैसे कि मेरे प्रोड्यूसर है रजा, मेरी बात सुने, जो मेरे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है, मैं रजा से कभी नाराज हूँ तो मैं रजा को क्या कहती हूँ, रजा आप। रजा कहता है मुझे आप कह रही हैं, आप मुझे तुम कहती हैं, मुझे छोटा भाई कहती है, तो मैं जब तुम कहने से आप पर आ जाती हूँ, मेरी नाराजी शो करने का अंदाज होता है। अच्छा लास्ट में जी अच्छा लास्ट में कोई पैगाम देना चाहें आप, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है, फिर दूसरे मेहमान को मुझे जब मैं साहिबा से नाराज होती हूँ तो मैं उससे मैडम आप मेरी बात सुन ले जी, और जब मैं हमजा, अच्छा यानी ये बात मेरे अलावा और लोग भी करते हैं, मुझे लगा शायद मैं ही गुस्से में किसी को तुमसे आप कहना शुरू कर देती। पैगाम मैं यही कहूँगी कि आज यानी तुम में अपनायत है, बिल्कुल आप अपने हाँ जी बिल्कुल। तो मेरा तो मैं पैगाम जो है वो यही है कि अपने अंदर इंसानियत, दिल के अंदर इंसानियत का दर्द रखें। आप देखें कि आप तो बहुत खुशहाली में हैं, जो डिज़र्विंग लोग हैं, जिनको मोहब्बत चाहिए, ईद के दिन मोहब्बत चाहिए, चाहत चाहिए, कोई उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो चाहिए, अगर आप पूरा कर सकते हैं तो उसे करें। आप दूसरों के दर्द को अपने दिल में महसूस करें और कोशिश कीजिए कि अगर एक इंसान के भी काम आ सकें तो इस चीज़ को, ये इतनी बड़ी नेकी है, ये ऐसी खुशबू है कि जितना दूसरों पे छिड़केंगे इसकी खुशबू आप अपने अंदर महसूस करेंगे और ऐसी इस नेकी से सुकून, राहत मिलेगा जो आपको हमेशा खूबसूरत रखेगा और आपकी शख्सियत को चकाचौंध कर देगा। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी और आपकी शख्सियत भी माशाल्लाह इसी के साथ बहुत अच्छी है कि आप इतनी अच्छी बातें करती हैं और फिर अमल भी करती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। निशो साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मुझे ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से आने के बाद मेरे साथ एक नए मेहमान मौजूद हों। वेलकम बैक नाजरीन। अब मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर कवाल शेर मियाँ दाद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया शेर मियाँ दाद साहब ज्वाइन करने के लिए। ईद है और ईद बड़ी मुख्तलिफ है इस वक्त कोरोना की वजह से भी, फिर ये जो अभी तैयारे को हादसा हुआ, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? और यकीनी तौर पे मिलना मिलाना भी नहीं हुआ होगा क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, तो मिल नहीं सकते, गले भी नहीं मिल सकते। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत सबको देखने वालों को ईद मुबारक और आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बस ईद आपको पता ही है, घर में हूँ, बच्चों में हूँ, लेकिन फिर भी फासले पे हूँ और सैनिटाइज़र भी लगाया हुआ है और हमारे पास मास्क भी हैं और क्योंकि एहतियात बहुत लाजिम है, लेकिन ईद करना भी बहुत लाजिम है। अपनों में बैठ के अच्छा लगता है, जिस तरह पूरा महीना हमने काम किया अपना मुख्तलिफ चैनल्स पे, लेकिन आज घर आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के साथ ईद हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा शेर मियां साहब, आपने काम के हवाले से बात की, आपने कहा पूरा महीना काम किया, लेकिन कुछ कवाल हजरात के कारोबार पर भी असरअंदाज हुआ है कोरोना, उनके बारे में ज़रा बताइएगा। जी, उनके बारे में मैं बिल्कुल, जो जितने म्यूजिशियन हैं, कोई किसी भी फील्ड से है, चाहे वो कवाल है, कोई सिंगर है या कोई आर्टिस्ट है, तो सब के लिए मैंने आवाज़ उठाई थी। इधर हमारे जो सूबाई वज़ीर हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, उनके पास भी मैं गया। मैंने कहा जी आप खुदारा हमारा ना फ़िक्र करें, लेकिन उन लोगों का फ़िक्र लाजमी करें जो हमारे साथ होते हैं, क्योंकि आज मेरा ख्याल 2 माह से तो ऊपर हो गए, तो जितने मेरे साथ म्यूजिशियन जाते थे सबका ख्याल किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन महल्ले में भी ख्याल वो फ़र्ज़ है हमारा कि अपने नेबर्स को भी देखें, अपने उन आकार रिश्तेदारों को भी देखें और उन लोगों को भी देखें जो हकदार हैं। लेकिन ये अकेला बंदा क्या कर सकता है? इसके लिए तो मैंने हुकूमत से भी अपील की है कि जो लोग जो लीड सिंगर हैं उनको तो छोड़ें, जो उनके साथ म्यूजिशियन जाते हैं जिनका अब राइट बनता है, तो उनकी बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए और ऐसी हेल्प करनी चाहिए कि उनको महसूस भी ना हो कि उनकी कोई दिल आज़ारी हो रही है या उनको लेट डाउन किया जा रहा है। तो उनको बुलाएं, लीडर्स को बुलाएं और कहें आपके साथ कौन कौन है, और उनके साथ अगर उनको आप पैसा नहीं देना चाहते, कम से कम उनको राशन उनको पहुँचाएँ कि वो अपने घर में तसल्ली से बैठ के खाएँ और आपको दुआएँ भी दें और एहतियात भी करें। तो कैसा रिस्पांस फिर पाया आपने? बस अब देखें, ईद के बाद मेरी मुलाकात है जी फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से। उन्होंने मुझे कॉल की कि आप आ जाएं, तो मैं ये मसला रखूँगा। और जब तक ये कोरोना, अल्लाह पाक से बड़ी दुआ हैं कि इस वबा से अल्लाह पाक हमें निजात दे, और मैं इंशाअल्लाह अपनी फ़नकार बरादरी के साथ हूँ। मैंने जो महीना काम किया है, मैं अल्लाह से यही दुआ करता रहा कि अल्लाह मियाँ सब को काम दे, क्योंकि काम से ही इज़्ज़त भी है और रोज़ी रोटी भी है सबकी। तो ये नहीं कि मैं अकेला बैठ कर काम कर रहा हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है। मेरा दिल जानता है, मेरा रब जानता है, मैं बहुत परेशान था। एंड अदर आर्टिस्ट जितने भी, उनके लिए बड़ा परेशान हूँ अभी तक। और ये कितनी प्यारी बात है शेर मियां साहब कि आपने खुद काम किया, लेकिन आप उनके लिए परेशान हैं जो काम नहीं कर रहे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपके साथी हैं, आपके कॉलीग्स हैं, आपको उनके लिए दुख हो रहा है और यही इंसानियत है। लेकिन हम देखते हैं शेर मियां साहब की इंसानियत बहुत से इंसानों में मरती जा रही है। इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? यानी सोसाइटी बड़ी बेहिस हो गई है, लोगों को एक दूसरे का एहसास नहीं है, क्या वजह नज़र आती है? हम क्यों इतना नेगेटिव हो गए? बतौर माशरा नेगेटिव भी हो गए हैं, बेहिस भी हो गए हैं। मैंने बड़े क्लिप देखे हैं ये यूट्यूब पे, कवाल हजरात जो बड़े बड़े कवालों के साथ जाते थे, वो रोड पे बैठ के और वो कह रहे हैं कि हमारा कोई नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर अल्लाह पाक ने मुझे इतना दिया होता तो मैं सबको कहता इधर आए यार आप ले लें। लेकिन ये दुनिया है, ये ज़िंदगी है, इसके लिए जिन लोगों को अल्लाह पाक ने सीट्स अता की हुई, तो उनको ये बिल्कुल एहसास होना चाहिए और हमारी आवाम को रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना चाहिए। क्योंकि ईद भी है ना, तो हम अपने नेबर्स को देखें कि उनके बच्चों के कपड़े हैं कि नहीं है। और इस मैं तो ये कहता हूँ कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका की रवायत है कि आपके घर कोई नौकर नुकरानी काम कर रहा है या कोई यतीम है, या आप उसके सामने अपने बच्चों से भी प्यार ना किया करें कि उसके दिल में ये ना जाए कि ये अपने बच्चे, आज मेरा बाप होता, माँ होती, तो कितना प्यार करते। अच्छा शेर मियां साहब, आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाती हूँ, क्योंकि ईद का दिन है और बहुत से लोग टीवी देख रहे होते हैं, बहुत से लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारा चैनल देख रहे हैं, तो आपको लोग सुनना चाह रहे होंगे क्योंकि इतने मशहूर कवाल हमारे साथ मौजूद हैं। और कोई सूफियाना कलाम अगर आप सुना दें इस प्रोग्राम में। जी जी, मैं इसी रिलेटेड कलाम में मैंने अभी पढ़ा है, अभी भी वक्त है प्यारे, तो ये जो सिचुएशन जा रही है, जी जी, मैं वो आपको सुनाता हूँ। वो माशाल्लाह बड़ा वायरल हुआ है और आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, इससे भी आवाम को अवेयरनेस होगी। जी, अभी वक्त है प्यारे, अभी भी वक्त है, अपने रब से रुजू करें, अस्तगफिरुल्लाह हम पढ़ें, बख्श जाएं गुनाह हमारे, अभी भी वक्त है प्यारे, अभी भी वक्त है, इससे पहले के खत्म हो जाए और तौबा भी हम ना कर पाए, आज़माइश की घड़ी है, रब की रहमत तो बड़ी है,
अपने रब से कहें ये सारे, अभी भी वक्त है प्यारे, अभी भी वक्त है। तुमको मालूम दुनिया फानी है, हर शख्स की तरफ ही जानी है। सुन जरा हैया अलस्सला, सुन जरा हैया अल फला, रब की रहमत तुझे पुकारे, अभी वक्त है प्यारे, अभी भी वक्त है। अपने रब से रुजू करें, अस्तगफिरुल्लाह हम पढ़ें, बख्शे जाएं गुनाह हमारे, अभी भी वक्त है प्यारे, अभी भी वक्त है। और इसमें एक मैसेज है हमसाइयों के लिए। रब की जानिब से ये हुक्म आया, भूखा सोए ना तेरा हमसाया। वो मुसलमान ही नहीं, वो तो इंसान ही नहीं, जो किसी बेगुनाह को मारे, अभी भी वक्त है प्यारे, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है प्यारे। बहुत खूबसूरत शेर भी अदा सब। यकीन जानिए, होता ना कि हम किसी को वैसे ही कह देते हैं कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन यकीन जानिए इतने खूबसूरत अल्फाज, इतनी खूबसूरती के साथ आपने उसको अभी पढ़ के सुनाया। ये आपने लिखा भी खुद है? जी मैंने खुद लिखा, इसकी कंपोजिशन भी मैं खुद मैंने की है। मैं अपने जितने भी ट्यून्स अपने करता हूँ कंपोजिशन और लिखता और हालात को देखते हुए लिखा। खास करम नवाजी है, मेहरबानी है जी। हाँ जी, हालात को अभी वक्त है, बहुत प्यारा ज़हन में आया कि अल्लाह पाक ने हमें वक्त दिया हुआ है। बिल्कुल। कभी कभी ये सोचता हूँ कि जब इंसान चला जाएगा तो फिर कहेगा कि मैं दुनिया में वापस लौट आऊँ और वो अच्छे काम करूँ, तो फिर इससे पहले वक्त है और अपने रब से रुजू करें और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, हमारे गुनाह भी बख्शे जाएंगे। और अपने अभी देखेंगे अभी जो त्यारा हादसा हुआ शेर में अदद साहब, अगर ये अफसोसनाक वो मुसलमान ही नहीं, वो तो इंसान ही, वो तमाम लोग जो जा रहे थे अपने घरों में ईद मनाने के लिए, यकीनन उन लोगों के दिल में कितनी ख्वाहिशात होंगी। अच्छा मैं जाऊंगा तो ये करूंगा, अपनी मर्जी के पकवान बनाएंगे। किसी ने वालिदा को कहा होगा कि मेरे लिए मर्जी का खाना बनाना, बल्कि माएँ तो इतना प्यार करती हैं, उन्होंने खुद ही कहा होगा मेरा पुत्र आ रहा है तो ए खाना बनाओ आज। बीवी को कहा होगा, बेगम को कहा होगा कि आज मेरे लिए खाना बनाया जाए। बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे वालिद का, जो नौकरी करते हैं दूसरे शहर में और घर जा रहे थे। बड़ी सोचें होंगी। चले एक बात कि इफ्तारी की सोच होगी, आज इफ्तारी में ये खाऊंगा, उसके बाद ना जाने क्या क्या प्लानिंग्स होती हैं जहन में कि हम मैं ये करूँगा, अब ये करूँगा, बच्चों के लिए ये करूँगा, अपनी बेगम के लिए करूँगा, वालिदैन के लिए करूँगा। लेकिन नहीं पता था ना कि जहाज़ भी लैंड नहीं कर सकेगा, कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। बहुत आपने प्यारा ही जुमला इस्तेमाल किया, अभी भी वक्त है, यानी इस्तिग़फ़ार कर लेना चाहिए, अपने गुनाहों से तौबा कर लेनी चाहिए। की खबर नहीं, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत गहरी बात। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करने? तो ये अगर बंदे को ये हो ना कि अगला पल क्या है, मैं इधर दुनिया में हूँ या नहीं हूँ, तो फिर सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। अल्लाह पाक सबको तौफीक अता फरमाए। बल्कि मेरे पास वक्त है थोड़ा, अभी वक्त है और रहमत। हाँ, प्रोड्यूसर ने कहा है कि वक्त है अभी प्रोग्राम में 5 से 6 मिनट है मेरे पास। शेर मियादाद साहब ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक से आने के बाद दोबारा आपसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत प्यारी बातें। और मैं अक्सर कहती हूँ जो जुमले बोले जाते हैं बहुत अच्छे वाले जुमले जो किसी की रहनुमाई कर सकें, या हम पंजाबी में कहूँगी किसी ने बंदे का पुत्र बना दे किसी का जुमला, तो वो जुमला बड़ा 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 जुमला है। और या फिर कुछ ऐसे तल्ख जुमले कि कुछ लोग कहते हैं कि तुम इतनी तल्ख बातें कैसे करते हो, कुछ लोगों के बातों में बड़ी कड़वाहट होती है, कुछ लोगों की बातों में नेगेटिविटी होती है। ये तमाम वो चीज़ें जो हम अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप नफ्सियात समझे एक इंसान की, ये तमाम जो अल्फाज हम बोलते हैं, अच्छे अल्फाज, समझ वाले अल्फाज, फ्रूटफुल गुफ्तगू या फिर कड़वी बातें, नेगेटिव बातें, जिस तरह की भी बातें वो आपके अंदर से निकलती हैं, ये मुआशरे से आपके अंदर एब्जॉर्ब होती हैं और फिर वो बाहर निकलती हैं। वो अच्छी भी हो सकती हैं, वो कड़वी भी हो सकती हैं और वो बहुत कारामद भी हो सकती है किसी के लिए, फ्रूटफुल बातें भी हो सकती हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। शेर मियां दाद साहब मशहूर कवाल मेरे साथ मौजूद हैं। शेर मियां दाद साहब एक बार फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अभी आखिरी सेगमेंट है, मेरे पास 6 से 7 मिनट होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी आप लोगों के मसाइल हैं जो कवाल हमारे यहाँ पाकिस्तान में, अगर मैं कहूँ सिर्फ ये बात नहीं है कि भाई हमारे यहाँ बहुत बड़े कवाल हैं, ये हकीकत है कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े कवाल हैं कि वो जो लोग इंडिया के साथ बड़ा कंपैरिजन करते हैं, जी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बॉलीवुड के लोग कहते हैं जी वहाँ बजट बहुत होता है फिल्मों के लिए, जो कि शायद एक हकीकत भी कि उनका बॉलीवुड का बजट शायद लॉलीवुड से ज़्यादा होता है। हमारे आर्टिस्ट भी बात करते हैं और हमारे आर्टिस्ट वहाँ परफॉर्म करने भी शायद इसलिए जाते थे कि पैसे ज़्यादा मिलते थे, या शायद वो पब्लिसिटी ऐसे कर देते हैं अपनी मूवीज़ की। तो यहाँ से लेकिन हमारे जो कवाल है, मैं कहना ये चाह रही थी कि कवाल पाकिस्तान में आपको एक से बढ़कर एक अच्छा मिलेगा। हमारे बहुत बड़े बड़े कवालों ने जाके वहाँ परफॉर्म किया है और वहाँ के सिंगर्स हमारे कवालों को मानते हैं। बल्कि मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था कि लता मंगेशकर कहती थी कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं सबसे पहले नूर जहाँ का गाना सुनती हूँ, मैं नूर जहाँ की आवाज़ जब तक नहीं सुनती मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है। यानी हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े सिंगर्स, कितने बड़े बड़े कवाल, लेकिन हमारे यहाँ आपको लगता है कि फैसिलिटीज़ उस तरह नहीं है कि ये लोग अभी भी, मतलब मैडम नूर जहाँ की तो क्या बात है कि वो कम फैसिलिटीज़ में भी परफॉर्म कर गए वो लोग, लेकिन अब नया टैलेंट ऐसा है कि वो चाहता है फैसिलिटीज़ भी हो, बजट भी हो, फिर हम परफॉर्म करें। इस गुत्थी को ज़रा सुलझाने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या समझ आती है, उसका हल क्या हो सकता है। वाक़या शेयर करता चलूँ, मैं मुल्क में चला गया तो मुझे सवाल करने लगे, जी देखें इंडिया तो बुलाते हैं, आप बुलाते नहीं हैं। तो मैंने कहा फिर आप देख लें फिर पाकिस्तान कितना दरखेज़ है कि आप ही बुलाते हैं। तो ये है टैलेंट, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, उसके लिए कुछ हमारे चैनल्स को सोचना पड़ेगा, हमारे तो इंडस्ट्री को सोचना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह जिससे कि हमारी गोदड़ी में लाल हैं, मैंने ऐसे ऐसे फ़नकार सुने जिसको बंदा कहता है यार ये इसने पता नहीं कहाँ रियासत की होगी। तो मैं कभी जेलस नहीं होता, कभी किसी के टैलेंट में देखता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि हाँ आप। अच्छा शेर मियां दाद साहब, आपने कहा चैनल्स को सोचना होगा, चैनल्स तो आप लोग को हमेशा आप लोग को रिगार्ड देते हैं। अभी आज आप हमारे साथ प्रोग्राम में हैं, तमाम चैनल्स आपको बुलाते हैं, ईद शोज़ में बुलाते हैं, जब भी, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स ज़ाहिर बात है न्यूज़ चैनल्स का कंटेंट ज़रा करंट अफेयर्स या न्यूज़ से रिलेटेड होता है, लेकिन हमें भी जब मौका मिलता है हम आप लोगों को बुलाते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि आप लोग हमारा फ़ख्र है, हमारे मुल्क का टैलेंट है, आप लोग हमें रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को बाहर जाके। जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं बहुत अच्छा लगता है, जब आप लोगों के लिए तालियाँ बजाई जाती हैं, वो पाकिस्तान के लिए तालियाँ बजाई जाती हैं। लेकिन इसमें से आपने फयाजुल हसन चौहान साहब की बात की, ऐसे लोगों का क्या रोल हो सकता है, हुकूमत से आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें सिर्फ चैनल्स का किरदार नहीं होगा मेरे मुताबिक। जी मैं बिल्कुल कहूँगा और हम कहते आ रहे हैं और इंशाल्लाह असर होगा अल्लाह के हुक्म से। तो यही होना चाहिए। मैं अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं हुकूमत वाले, फयाजुल हसन चौहान साहब हैं या हमारे कोई भी मिनिस्टर है जिनको अल्लाह पाक ने ये सीट अता की और इसलिए की कि आपने अपने लोगों का ख्याल रखना है। और ख्याल ऐसे नहीं रखना कि किसी को टाइम दे दिया उसके बाद फिर ना मिला। आप उनको बुलाएं, सब फ़नकारों को बुलाएं। फ़नकार इतने भी ज़्यादा नहीं हैं जितने आपने समझ रखा है, तो बुलाएं। और उनके जो साथ हैं लोग, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो लीड सिंगर है वो सर्वाइव कर जाएगा, साल कर जाए 5 को, उसने अपना जमा किया होगा कुछ ना कुछ। लेकिन जो म्यूजिशियन है, प्लीज़ आप मेरा ख्याल ना करें, मेरे म्यूजिशियनों का करें प्लीज़। मैं हुकूमत से यही कहूँगा कि हमें बुलाएं और पूछें आपके साथ कौन कौन लोग वाबस्ता हैं, किन किन का जो चूल्हा बंद पड़ा है। तो क्योंकि अगर हम पे जिम्मेदारी डालते हैं फिर हमारे प्रोग्राम खोलें, फिर हम जाने, हमारे म्यूजिशियन जाने। अगर आप प्रोग्राम क्लोज करते हैं और हमें अच्छा शेर मियां दाद साहब, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ मुझे बड़ा अफसोस होता है, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ थिएटर के बड़े अदाकार थे, परफॉर्मर्स, या जिसके बारे में भी मैं अक्सर कभी पढ़ूँ कि फ़लाँ माजी का बहुत बड़ा आर्टिस्ट, लेकिन अब उसके हालात ऐसे हैं कि घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर सके, तो कोई उस तरह सेटल नहीं है बच्चों में कि कोई कमा सके। तो बड़ा दुख होता है कि मतलब माजी के इतने बड़े बड़े सितारे जिनको लोग सुनते थे, जिनको लोग देखते थे, जिनकी परफॉर्मेंस के लोग मतलब देखने के लिए खड़े रहे जाके थिएटर में, इस तरह की खबरें सुनने के बाद आपका दिल भी उतना ही दुखता है जितना मेरा दुखता है, किसी का भी दुखता होगा। जी मेरे बोलने से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। और फिर एक और बात है, हम फ़नकार जितने भी लोग हैं ये बड़े शाये होते हैं, ये भी समझते हैं कि अगर हमने कैमरे के आके ये कहा ना कि हमारा ये काम करो तो कहना कि बड़ा गरीब हो गया। इस तरह का कोई मसला नहीं होता। जो इसलिए घर से नहीं निकलते, वो कहते हैं ये नाम समझे हमारे माशरे में हमारी इज्जत बनी हुई, लोग कहते इतना बड़ा फ़नकार है।
ठीक है, चैनल्स पे बैठ के कह रहा है जी हमें हमारी हेल्प करें, हमें ये हो गया, पता नहीं कितना गरीब हो गया। तो प्लीज़ ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फिर भी कहता हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, आल ऐलान कहता हूँ, आप मेरे साथ और जो भी जितने भी कवाल हैं, जितने भी सिंगर्स हैं जो, अच्छा फिर मैं उन सिंगरों को भी बात करूँगा जो हमसे बहुत सीनियर हैं, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान किया, PTV किया, जितने भी उस वक्त के नामी लोग। तो मैं जब कभी देखता हूँ तो मैं बस रो नहीं सकता, दिल में बड़ा आता है ये तो वो फनकार है जिनके हम भी फ़ैन थे। फिर मैं जाके मिलता भी उनसे, तो मैं नाम नहीं बताना चाहता। लोग अपने इज्जत शर्म से घर में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आपको तो पता है रेडियो आर्टिस्ट कौन कौन है, TV आर्टिस्ट कौन कौन है, अब कौन से मसाइल इनको, आप उनको बुलाएं। अगर आपको जो समझ आती है हमारी हुकूमत को, देखो झूठे की भी समझ आएगी, सच्चे की भी आ जाएगी, जो आपको सच लगता है उसकी हेल्प करें, चाहे वो कोई भी है, ऐसे ही है, चाहे जो भी है उसकी हेल्प करें। बहुत प्यारा पैगाम आपने दिया शेर मियां दास साहब। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।